हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अगले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फजान्स रूल, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी को क्या बोलते हैं? वेस्पर थ्योरी को अगर हम फुल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि वेस्पर का फुल फॉर्म में क्या हो रहा है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। V लिया गया कैसे? वैलेंस से, ठीक है, वैलेंस से नोट किया गया V। ध्यान से देखो, V लिया गया वैलेंस से, सेल SHELL, वैलेंस सेल, उसके बाद E फॉर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वेस, P फॉर पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, R फॉर रिपल्सन, रिपल्सन, और फिर उसके बाद हो गया थ्योरी। अब ध्यान से यहाँ देखने की बात क्या है, हर एक वर्ड से एक एक चीज़ें ली गई हैं। अगर मैं कहूँ कि वैलेंस से क्या लिया गया, तो V यहाँ से लिया गया, ये वर्ड SEPR, तो मिलके हो गया वेस्पर थ्योरी, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है वो क्या लगाता है, वो एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है। और वो रिपल्सिव फोर्स किसके ऊपर लगाता है? आपस में ही जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर क्या लगाने लगते हैं? रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो जिस थ्योरी में इसी रिपल्सन फोर्स की स्टडी की जाए, ऐसी थ्योरी जिसके अंदर हम इस रिपल्सिव फोर्स की स्टडी करते हैं, उसी थ्योरी को बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। यानी वेस्पर थ्योरी का मतलब हो गया कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। अभी कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे समझिए कि वेस्पर का मतलब क्या हो रहा है। तो देखिए, हमारे पास दो चीजें होती हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल होता है, बेटा ध्यान से देखना, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल होता है तो इस मॉलिक्यूल के पास दो चीजें होती हैं। एक तो होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि व्हाट इज द बॉन्ड पेयर एंड व्हाट इज लोन पेयर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, अब समझो कि जो बॉन्ड पेयर होता है इसे हम बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब फ्री, लोन, एलोन, अकेला जो पड़ा है, जो बॉन्डेड नहीं है, उसे हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी हम इसे कह सकते हैं सिंपल में अगर बोलें तो आप बोल सकते हो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। और लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है वो आपका लोन पेयर में होता है और जो बॉन्डेड है वो बॉन्ड पेयर बन जाता है। यहां ध्यान रखेंगे कि पेयर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? पेयर में। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर नॉन बॉन्डेड है तो उसे हम लोन पेयर नहीं कह सकते। हमेशा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हों वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे, तभी हम उनको लोन पेयर कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर सपोज करिए कि आपके पास कोई एटम है A, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है A और इसके साथ दो लोग लगे हैं, एक ये B है और ये दूसरा B है। अब समझने की बात क्या है कि जो ये A है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। और ये जो B है, ये जो दोनों B हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड एटम। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्डेड एटम। तो इस तरीके से आपके पास दो चीजें हो गई, A फॉर सेंट्रल एटम, B फॉर बॉन्डेड एटम। तो आपके पास कितने बॉन्डेड एटम हो गए? दो बॉन्डेड एटम हो गए। कितने सेंट्रल एटम हो गए? एक सेंट्रल एटम हो गया। तो एक सेंट्रल एटम हो गया और दो बॉन्डेड एटम हो गए। अब समझो, इनमें जो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दो इसके हो गए। इसी तरीके से यहां पे कंसीडर करके चलो तो दो इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गए। इस तरीके से जितने भी बॉन्ड पेयर होते हैं, हर एक बॉन्ड पेयर में, हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। साथ में इसके एक के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा,
तो ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम, ऐसा हाइपोथेसिस करके चल रहे हैं कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जो है, ये दोनों जो हैं इन्हें कहते हैं हम लोग लोन पेयर। तो अब बेटा बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों हो गए बॉन्ड पेयर और ये दोनों हो गए लोन पेयर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है। अब देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हम जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके थे, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर ये जो एटम ए है, तो ए मान लेते हैं ए है और ये एटम बी है, तो बी के जो इलेक्ट्रॉन होगा और उसी तरीके से इस ए का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों इस तरीके से न शेयर्ड हुए हैं। आप बताओ, मतलब कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन में एक ए का है और एक बी का है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बी भी पकड़ के रखा है और इन दोनों को ए भी पकड़ के रखा है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है। दोनों मतलब बी के थ्रू भी और ए के थ्रू भी, दोनों के थ्रू अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो अब बताओ, क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपको बॉन्ड पेयर में दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किसके कंपेयर में? इनके कंपेयर में। अगर आप लोन पेयर वाले को देखो तो इस पर केवल एक ए अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है और कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा रहा है। इसका मतलब ए वाले के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? कम लग रहा है कंपैरिजन टू बी। क्यों? मतलब ए बी के बीच में जो है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको 2 एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इसको सिर्फ अकेला एक एटम ए अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब इसको अकेला एक एटम अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इस पे अट्रैक्टिव फोर्स कम लग रहा होगा। इसे 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इस पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? अब समझो कि जिसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है, बेटा याद रखना, जिसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जिसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से एनर्जी घट जाती है। हम बता दें, जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा लगने लगेगा एनर्जी तुरंत उतनी मिनिमाइज होने लगेगी। आप घर पे हो, अगर आप सोचो, अगर आप अकेले रहते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है घर पे, आपके फादर बाहर रहते हैं, मदर भी जॉब कर रही है, कोई नहीं है घर पे, तो आप फ्री हैं, आपके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कम लग रहा है। ऐसे केस में आपके एनर्जेटिक होने के चांसेस ज्यादा है। एनर्जेटिक होने के चांसेस का मतलब क्या हुआ कि आप इधर उधर टहल घूम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि अगर आप दोनों के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब मदर फादर दोनों आपके ऊपर पूरी अपनी पकड़ बना के रखे हैं, तो आपके मूव करने के चांसेस, इधर उधर जाने के चांसेस घट जाएंगे। आप कहीं बाहर जाके तैयारी कर रहे हो, रूम लेके रह रहे हो, कभी मन किया कहीं भी चले गए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कम लग रहा है। लेकिन अगर आप विद फैमिली रह रहे हो तो आपको जब मन करे जहां मन करे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो बेटा यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या लग रहा है? कम लग रहा है। रिजल्टिंग इसका माइग्रेशन इधर उधर ज्यादा होगा, और जब इसका माइग्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा? इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन ये कहाँ है? ए और बी के बीच में है। अगर ए और बी के बीच में है तो ए और बी दोनों इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। अगर ए और बी दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं मतलब इसके एनर्जी कम होगी और बाइंडिंग फोर्स इसके ऊपर ज्यादा लग रहा होगा। इतनी बात समझ में आती है? चलिए, तो अब ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई जो आपको जाननी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं अपने वेस्पर के बारे में। तो ये तो हम कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने एक बार रिकॉल कर दी। अब आइए हम वेस्पर के बारे में बात करते हैं कि वेस्पर थियरी क्या कहती है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। वेस्पर थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स को हम एक एक करके आपको समझाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो बॉन्डेड फॉर्म में हो या नॉन बॉन्डेड फॉर्म में हो, रिमेंबर इट केयरफुली, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो बॉन्डेड फॉर्म में हो या नॉन बॉन्डेड फॉर्म में हो, वो क्या करते हैं? एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाते हैं? रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। आपको पता है लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। जितने भी लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसी चार्ज कैरी करने वाले स्पीसीज होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाते हैं? रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर,
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम मान के चलें तो जितने भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर दो चीजों के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो उनकी स्टेबिलिटी कब होगी, जब उनके और पास लाया जाए या दूर ले जाया जाए। तो उम्मीद है आपका आंसर होगा कि उनको दूर ले जाया जाए। जब आप उनको दूर ले जाएंगे तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना एक दूसरे से दूर कर देंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उनको दूर कर देंगे अगर, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। और अगर उन दोनों को पास लेके आएंगे तो उनका रिपल्सिव फोर्स और बढ़ने लगेगा, और जब रिपल्सिव फोर्स और बढ़ेगा तो उनकी स्टेबिलिटी घट जाएगी क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, तो जब जिन एटम के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उनको हमेशा कहां ले जाइए, दूर। दूर ले जाने से डिस्टेंस बढ़ेगा, रिपल्सन घटेगा, रिपल्सन घटेगा, एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या पॉस्टुलेट्स हैं इनके अकॉर्डिंग कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एज मच एज पॉसिबल एक दूसरे से अपार्ट रखते हैं, दूर रखते हैं। ठीक है, तो क्या बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड themselves as apart as possible। मतलब जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इतना दूर पे अरेंज करते हैं जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल हो सके। दैट्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप किसी भी एटम, ये जानते हैं वेस्पर थ्योरी, ये वेस्पर थ्योरी एटम के स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। यानी इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जब आप किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाए तो इस बात को पहले फोकस में रखना है, एज मच एज पॉसिबल अपार्ट, जितना संभव हो सके उतना दूर रखिए इनको। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड देमसेल्फ एज मच एज पॉसिबल अपार्ट, जितना संभव हो सके उतना दूर रखते हैं। फिर क्या कहता है दूसरा पॉइंट। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स अकर्स बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो पहला तो ये हो गया, फिर उसके बाद देयर इज रिपल्सिव फोर्स ऐसे कर देते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर रिपेल टू ईच अदर। यानी जो भी लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर भी रिपल करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल करेंगे, बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन करेंगे। यानी मैं कहूं तो इनके बीच में भी रिपल्सन होगा। मैं ऐसे समझा दूं आपको, तो ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में भी क्या लगेगा, रिपल्सन। क्या लगेगा, रिपल्सन। तो यहां पर भी रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक, और इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी जो रिपल्सिव फोर्स है वो लोन पेयर के बीच में भी लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी लगेगा, बॉन्ड पेयर के बीच में भी लगेगा। यानी रिपल्सिव फोर्स किसी एक में नहीं, तीनों में लगता है। तो मैंने वही बात लिखी यहाँ पे कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर रिपेल टू ईच अदर। जो भी लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हैं वो सब के सब एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। क्लियर है सबको। अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स, यानी ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स यानी जो आपस में ये रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगता है लोन पेयर में, इससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम लगता है बॉन्ड पेयर में।
देखो एक बात याद रखो, जो आपका लोन पेयर है वो तो सिंगल एटम से बाइंडेड है, तो इसका मतलब सिंगल एटम से बाइंडेड है तो उसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कम लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स कम लगा तो उसके इधर उधर मूव करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। अगर ऐसा करने की एबिलिटी ज्यादा होगी तो वो रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा लग पाएगा। दोनों साइडेड से बाइंडेड है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स होगा, माइग्रेट करने के चांसेस कम होंगे, इफेक्ट कम हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर में। तो ये इनका ऑर्डर है इनके रिपल्सिव फोर्स का। क्लियर है, समझ में आता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड। यानी जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है वो भी कैसा कंसीडर किया जाता है, सिंगल बॉन्ड के जैसा कंसीडर किया जाता है। वेस्पर थ्योरी कहती है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यानी जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड के जैसा ही कंसीडर किए जाते हैं। मतलब क्या कहने का है, यहां समझ लो। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूं, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल में तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, बी डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड बी, यहां दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में ए बी के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो दो डबल बॉन्ड है। मैं इसी को ऐसे भी बना सकता हूं, और बी सिंगल बॉन्ड ए। तो वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग आप चाहे इसे बोलें चाहे इसे बोलो, बात एक ही है। दोनों में एक जैसा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, सब एक जैसा होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो भी कैसा कंसीडर करते हैं, सिंगल बॉन्ड के जैसा कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट आपका कहता है कि जो वेस्पर थियरी है उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई मॉलिक्यूल केवल बॉन्ड पेयर कंसीडर करता है तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री कही जाएगी। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर करता है तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोली जाती है। तो यहां देखिए, इफ molecule have only bond pair, then the geometry are regular, ठीक। and if it have bond pair and as well as lone pair, then its geometry are distorted। तो अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों है तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी, और केवल अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो वो कैसी होगी, केवल बॉन्ड पेयर है तो कैसा होगा, रेगुलर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो डिस्टॉर्टेड। अब कोई पूछेगा खाली लोन पेयर हो, तब बाबू खाली लोन पेयर तो हो नहीं सकता, क्योंकि लोन पेयर होगा तो इसका मतलब अगर बॉन्ड पेयर नहीं है तो वो तो सिर्फ एलिमेंट हो गया ना, और ये थियरी मॉलिक्यूल पे अप्लाई होती है, एलिमेंट पे नहीं। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ रही है। ये कुछ छोटे छोटे पॉस्टुलेट्स से वेस्पर थियरी के। अब अगर हम ये पॉस्टुलेट्स क्लियर हो जाए, हमको पॉस्टुलेट्स समझ में आ जाए, तो अब हम इसके सीख सकते हैं एग्जाम्पल्स, और देखते हैं कि कैसे ये कहाँ पर कितना अप्लाई होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलें आगे बढ़ें। चलिए, तो इसको एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। हो सकता है केवल बॉन्ड पेयर हो सकता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों हो। तो अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों होते हैं तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर। लेकिन ध्यान रहे वो पेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए। ये मैंने दिखाया लोन पेयर और ये दिखाया बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होता है, लोन पेयर में भी रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होता है। अब कहना क्या है कि यहाँ पर वैलेंस सेल, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से एज मच एज अपार्ट रहते हैं, जितना ज्यादा पॉसिबल डिस्टेंस हो सके उतनी डिस्टेंस पे रहेंगे।
पहला पॉइंट। दूसरा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, और उनके रिपल्सन फोर्स का ऑर्डर कुछ इस तरीके से बता चुका हूं ऑलरेडी। लोन पेयर में ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। फिर मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा किसके जैसा कंसीडर किए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड के जैसा कंसीडर किए जाते हैं, मतलब चाहे मल्टीपल हो चाहे सिंगल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मॉलिक्यूल के पास केवल बॉन्ड पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी, अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों है तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और वेस्पर थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग पहले उस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है। तो हम लोग केवल बॉन्ड पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अभी ऐसे मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर अभी उसके पास नहीं है। तो अब देखिए केवल बॉन्ड पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल की कहानी देखिए। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सबसे पहले कुछ चीजें, एक बात और याद रखेंगे, दो चीजें होती हैं बेटा, एक ज्योमेट्री होती है और एक शेप होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री और शेप, दो चीजें कंसीडर की जाती है हमेशा। तो यहां पर एक बात याद रखना है कि द मॉलिक्यूल which have only bond pair, then the geometry and shape are same। यानी ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। अभी जब हम लोन पेयर वाले पे चलेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मिक्सचर पे चलेंगे, तो आपको हम बिल्कुल बताएंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर होता है। तो अभी तो फिलहाल हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, AB2 टाइप मॉलिक्यूल। बेटा अभी हम कौन से पे चल रहे हैं, AB2 टाइप मॉलिक्यूल पे चल रहे हैं। यानी अभी हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर इससे मैच करता हुआ मिलेगा। अब आपको AB2 समझने में दिक्कत नहीं होगी। A क्या है, A है सेंट्रल एटम, B क्या है, B है बॉन्डेड एटम। तो कितने सेंट्रल एटम होंगे, एक, कितने बॉन्डेड एटम होंगे, दो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं जिसमें एक सेंट्रल एटम हो और दो बॉन्डेड एटम हो। क्लियर है, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात। तो अब बताओ, अगर ऐसा है तो ऐसे में हम कैसे एग्जाम्पल में कैसे समझ सकते हैं कौन कौन होगा। बेटा ऐसे मॉलिक्यूल को लेके चलना है जिनके, अच्छा बताओ, अगर दो बॉन्ड बना रहा है, एक कितनी बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है, और कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप बताओ, केवल दो बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो होने चाहिए। अब अगर उसके वैलेंस शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसका मतलब हमारे एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, नंबर एक पे आ सकता है BeCl2। आप बताओ, बेरिलियम के वैलेंस शेल में केवल दो इलेक्ट्रॉन होता है और Be दो क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर BeCl2 का फॉर्मेशन कर सकता है। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं CO2। आप कहेंगे कार्बन में तो 4 होता है, बिल्कुल 4 होता है, लेकिन कितने बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन से दो बॉन्ड बना रहा है। तो अब जो मल्टीपल बॉन्ड है, मैं अभी पढ़ाया था उसको, हम मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करके चलते हैं तो एक बॉन्ड एक ऑक्सीजन से, दूसरा बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन से, फिर यहाँ पे दो बना। तो ये कॉमन समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल में आ सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अब क्या समझना है यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पर A की बात करें तो A, ध्यान दो, ये जैसे यहाँ पर B है, हम एक एग्जांपल अभी AB को ही लेके चलते हैं। तो A है, तो A के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप बताओ। A के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, A के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, दो। तो अगर A के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था कि वेस्पर थ्योरी ने कहा था कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को एज मच एज पॉसिबल अपार्ट रखना है, जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा दूर रखना है। तो इसका मतलब A के इलेक्ट्रॉनों को दूर रखने का मतलब कितनी डिग्री के एंगल पे रखा जा सकता है। अगर टोटल डिग्री होती है 360, तो इनको कितने पे रख सकते हो, 180 पे रख सकते हो, है ना।
अगर 180 पे रख सकते हो तो कितने बी हैं, 2 हैं, तो एक बी को इसके साथ बाइंड कर दो, एक बी को इसके साथ बाइंड कर दो और बी का भी इलेक्ट्रॉन दिखा दो। हमें अभी कंसीडर नहीं करना बी के पास क्या है कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। शेप कैसा दिखाई दे रहा है, शेप ऑब्लिक ज्योमेट्री, शेप बोल दें या ज्योमेट्री बोल दें, कितनी हो, कैसी होगी, लीनियर। अब बेटा लीनियर क्या होता है, अरे सीधा दिखाई दे रहा है ना, एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, इसी को हम लीनियर, ऐसा दिखाई देगा तो लीनियर बोलेंगे। तो ये जो दिख रहा है ये आपका लीनियर शेप दिख रहा है और एंगल कितनी दिख रही है, 180 डिग्री की। तो मैं यहाँ पे एंगल भी बता दूं तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में, एंगल हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। अब एंगल समझ में आता है ना, टोटल 360 है तो 360 को 2 पे डिवाइड हो गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो Ab2 टाइप के होते हैं उनमें BeCl2, अच्छा बॉन्ड पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 हैं, वो तो ऐसे ही पता आपको ना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 हैं। तो ये हो गया ऐसा मॉलिक्यूल जो Ab2 टाइप का है। हम दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलते हैं, सेकंड वाला Ab3 टाइप। कौन सा टाइप लेके चल रहे हैं, Ab3 टाइप लेके चलते हैं। Ab3 टाइप का मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ये बराबर हो गए 3, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ये हो गए 0, क्योंकि अभी हम ऐसे मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है, किसमें क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है। तो अगर हम ऐसा ले लें, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 हो गए और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए, 0, तो Ab3 हो गए। एग्जाम्पल में बेटा क्या हो सकता है, इनकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से मॉलिक्यूल ले सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल ले सकते हैं जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो 3 में बोरॉन आता है, तो Bf3 एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है, Bf3 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि Bf3 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो Bf3 आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, SO3 हो सकता है। आप कहोगे इसमें तो 6 होते हैं, बिल्कुल, एक ऑक्सीजन 2 बनाता है तो डिवाइड होकर आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, SO3 में हो जाएगा ये Bf3 हो जाएगा। तो इन एग्जाम्पल्स में आपको क्या समझना है, इन एग्जाम्पल हैं और जिन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कैसे। तो अगर ये Bf3 बन रहा है तो अब 3 है तो टोटल कितना होता है, टोटल होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 180 को 3 पार्ट में करेंगे तो ये बोरॉन हो गया, तो B हो गया, हम AB करके चल रहे हैं ना, तो ये आपका A हो गया। इस A से कितने B को लगाना है, 3 को लगाना है, तो एक B यहाँ हो जाएगा, एक B यहाँ हो जाएगा, एक B यहाँ हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, यहाँ की कितनी हो जाएगा एंगल, 180 डिग्री, कितना, सॉरी 120 डिग्री, 120, अरे भाई टोटल अगर 360 है तो 360 को जब डिवाइड करोगे तो 120 ही तो आएगा, तो इसका मतलब डिवाइड करने पर 120, यहाँ भी 120, यहाँ पर भी 120, तीनों में 120 120 120 आएगा, तो एंगल हो गई 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी शेप और ज्योमेट्री की। तो शेप और ज्योमेट्री कैसा होगा, अगर हम शेप और ज्योमेट्री की बात करें तो शेप और ज्योमेट्री कैसा दिखाई दे रहा है आप बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या हो गया कि ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर समझते हो ना, तीन का मतलब एक, जैसे ये 2 हो गया और एक ऐसे लगा, ये ट्राइगोनल हो गया, और चूंकि मैं बोर्ड पे रख सकता हूं तो एक प्लेन में रख रहा हूं तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया ट्राइगोनल, शेप और ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप ज्योमेट्री हो गई, बॉन्ड एंगल हो गई 120 डिग्री, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि जिससे हम लोग समझ सकते हैं। अभी हम लोग अगले पे अपने चलते हैं, नेक्स्ट वन पे, थर्ड वन क्या है, AB4 टाइप। अब AB4 टाइप में क्या समझना आपको, AB4 टाइप का मतलब ये हो गया, एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में CH4 ले सकते हैं,
क्या ले सकते हैं, CH4 ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं, तो हम उसको ले सकते हैं, CH4 को कंसीडर करके चल सकते हैं। और उसमें और भी ले सकते हैं, SiH4 ले सकते हैं, तो वो अलग इशू है, हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 4 बॉन्ड पेयर है तो यहाँ पे सीधे बता दें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गए 4, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर हो गए 0, तो 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर इनके पास अवेलेबल हैं। तो ऐसे केस में क्या बनेगा बेटा, अगर हम ए की बात करें तो अब यहां पर तो कुछ लोग ऐसे बना देंगे, देखो कैसे बनाएंगे, 4 है, कहेंगे टोटल 360 है, 360 डिवाइड बाई 4 90 आ गया, तो 90 आ गया तो एक बी और एक बी, ऐसा बनाएंगे। बट यहां पर हम आपको बता दें कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, इनकी ज्योमेट्री ऐसी कुछ नहीं होती है। यहां पर एक चेंजेस है, इसको आपको ध्यान रखना है कि एक केस में एक बी यहां चला गया, एक बी आपका यहां चला गया, एक बी यहां चला गया और एक बी यहां चला गया, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, याद रखिएगा आप। टेट्राहेड्रल क्यों बनता है, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्स बहुत कम नहीं हो पाता है, 90 डिग्री पे भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल अपने आप को कुछ ऐसा कर देता है जिससे रिपल्सिव फोर्स कम हो जाए। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनती है ये 109.5 डिग्री की बनती है, ये 109.5 डिग्री का हर एक एंगल 109.5, 109.5, 195 सारे एंगल 109.5 डिग्री के बनते हैं। और यहां पर शेप ऑब्लिक ज्योमेट्री जो बात हम लोग कर रहे हैं, शेप ऑब्लिक ज्योमेट्री, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा इनका शेप और ज्योमेट्री। एंगल आपको बता ही चुका 109.5 डिग्री होता है। तो ये AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए। अगले मॉलिक्यूल पे चलते हैं, तो यहां पर जो अगला हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहा है वो है AB5 टाइप मॉलिक्यूल, AB5 टाइप मॉलिक्यूल। अभी हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करने जा रहे हैं जिसमें AB5 टाइप है, तो अब आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। AB5 है तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 5, नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएंगे 0। तो अब इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं PCl5, ऐसे मॉलिक्यूल जो 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, यानी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर को एक्सटेंडेड फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो PCl5 लिया जा सकता है इसके एग्जाम्पल के अंदर। अब अगर हम समझते हैं तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 5, नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएंगे 0, तो लोन पेयर हो गए 0, बॉन्ड पेयर हो गए 5। अब कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ध्यान दो। ऐसे केस में क्या करते हैं कि 3 को तो हम 120 पे अरेंज करेंगे, 120, 120, 120, और 2 ऐसे होते हैं जिनको हम आउटसाइड ऑफ द प्लेन लेके चले जाते हैं। बेटा आउटसाइड ऑफ द प्लेन का मतलब समझ रहे हो, आउटसाइड ऑफ द प्लेन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। पहले तो ये 3 जो प्लेन पे हैं उनको देख लो, ठीक, ये प्लेन पे हैं, तो ये ट्रायगोनल बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर एकदम हूबहू ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वही स्ट्रक्चर ये है। अब क्या बचे, 2 बचे, तो समझो एक को यहां से बोर्ड के बाहर कर दिया गया और एक को यहां से बोर्ड के अंदर, समझ रहे हो, ऐसे। एक यहां पर जो दिख रहा है ये वाला जो बी है ये इस बोर्ड के बाहर है, ऐसे है, और ये वाला जो दिख रहा है ये बोर्ड के अंदर है, और ये तीनों बोर्ड पर एग्जैक्टली फिट हैं। तो अब बताओ अगर 3 बोर्ड पे फिट है तो 120, 120, 120, और 2 बोर्ड के इधर और इधर, ये ऐसे हो गए, और 3 यहां पे बोर्ड पे आ गए। समझ में आ रही बात, 3 बोर्ड पे हो गए और 2 बोर्ड, एक बोर्ड के अंदर एक बोर्ड के बाहर। तो अब बताओ इन जो बोर्ड पे हैं इनके बीच का एंगल बनेगा 120 डिग्री, और बोर्ड से और इनके बीच की जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी। समझ रहे हो ना, अरे भाई बोर्ड पे कुछ भी हो और बोर्ड से सीधा है तो बोर्ड और इसके बीच में तो 90 डिग्री है, तो यानी ये बी और इस बी के बीच में 90 डिग्री, और ये तीनों बी जो प्लेन पे हैं 120 डिग्री। तो इसमें 2 टाइप के एंगल बन रही है, 120 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरीके से इसमें 2 बनते हैं एंगल, 120 और 90 डिग्री। क्लियर है सबको। अगला टाइप आता है नेक्स्ट वन, AB6 टाइप मॉलिक्यूल। AB
AB6 टाइप मॉलिक्यूल की बात करने वाले हम लोग। AB6 टाइप मॉलिक्यूल की कैसे स्ट्रक्चर बनेगा वो समझ लीजिए। तो AB6 टाइप में एग्जांपल में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं SF6 को। क्या कंसीडर कर सकते हैं? SF6 को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ये हो जाएंगे 6। नंबर ऑफ लोन पेयर हम पहले से बोल रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएंगे 0। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है। अब अगर 6 है तो यहां पर कैसे सीखेंगे? ये सल्फर एटम है, इसके साथ 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक यहां पर एक मतलब AB की अगर बात कर लें तो ये B है। तो अब एक काम करो, एक जो 2 B हैं उनको तो ऐसे आप प्लेन के बाहर, वही बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे बचे कितने? 4। इन चारों को आप प्लेन पे कर दो। प्लेन का मतलब बोर्ड पे कर दो। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि जो बोर्ड पर एटम होंगे वो स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो बन गया। और जो ऊपर है यानी ये जो B जो एटम आपके प्लेन से बाहर जा रहे हैं, ये प्लेन से बाहर जा चुका है, ठीक है। ये भी प्लेन से बाहर जा चुका है, ठीक है। तो ये इनके साथ डॉटेड बॉन्ड बना रहे हैं, यानी आप देखोगे अभी तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। एक B यहाँ पर है, एक B यहाँ पर है। तो यहाँ पर एंगल की अगर हम बात करें तो सारी एंगल, इसमें जितनी भी एंगल बन रही हैं सब की सब एंगल 90 डिग्री की ही होंगी। चाहे वो ये वाली एंगल हो या ये वाली, सब एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री हो गया, बॉन्ड पेयर 6 हो गया, लोन पेयर। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिनमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। आप लोग इनको कॉपी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होता है, उसको हमको सीखना है। और उनके इसमें ज्योमेट्री अलग होगी मॉलिक्यूल का और शेप अलग होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों कैरी करते हैं उनकी क्या बात है। तो इनको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।